वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी के एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उस मूवी का नाम है एस्केप रूम 2। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को चेक कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के फ्लैशबैक सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम मूवी के 6 कंटेस्टेंट को एस्केप रूम के पजल्स को सॉल्व करते हुए दिखते हैं और बड़ी मुश्किल से 6 राउंड पार कर लेने के बाद सिर्फ 2 जन ही बचते हैं और वो 2 कंटेस्टेंट का नाम था जोई और बेन। जोई उस गेम में अपने बहुत सारे दोस्तों को खो चुकी थी और इसीलिए वो ये नहीं चाहती थी कि और भी लोग इस गेम के अंदर मर जाए, और इसीलिए जोई बेन के पास आती है और उसे बताती है कि हमारे पास जो मिनोज ऑर्गेनाइजेशन ने छोटे छोटे बॉक्स भेजे हैं उन्हीं को डिकोड करके मैंने इनकी एक्चुअल लोकेशन का पता लगा लिया है, तो क्यों ना हम वहाँ पर जाकर इनका पर्दाफाश कर दे और इनकी सारी सच्चाई आम लोगों तक लेकर आए, क्योंकि जब तक ये गेम चलता रहेगा लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी। और यही से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें साल दिखाया जाता है 2003, जहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, सोनिया और उसकी बेटी क्लेर। सोनी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है और इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था और दोनों के ही बीच में बहुत अनबन रहती थी। सोनी के हस्बैंड का नाम होता है हेनरी, और इस सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि हेनरी ही मिनोस कॉर्पोरेशन के लिए एस्केप रूम के लिए पजल को डिजाइन करता है, और ये पजल काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं और इन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम भी जाता है, और यही कारण होता है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। यहाँ पर सोनिया आके सीधा हेनरी से कह देती है कि अब वो और उसके साथ नहीं रहना चाहती और वो उससे तलाक चाहती है। जवाब देते हुए वो सोनिया से कहता है कि क्यों ना हम इसके बारे में बैठ के बात करें, और उसी समय सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर क्लेर को देखते हैं जो अपने मनपसंद चीजों को अपने बॉक्स में देख रही होती है। फिर हम सोनिया को देखते हैं जो कि स्टीम रूम में स्टीम ले रही होती है और अचानक से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है मगर निकल नहीं पाती और अचानक से उस रूम का डोर लॉक हो जाता है, और फिर सोनिया समझ जाती है कि हेनरी ने उसके साथ धोखा किया है और उसे भी एक एस्केप रूम में फंसा दिया है, और तभी वो वहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि क्लूज की मदद से ही एस्केप रूम से बाहर निकला जा सकता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ काले पत्थर दिखते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही सफेद पत्थर होता है, और वो समझ जाती है कि इसी में कोई क्लू होगा, और वो सफेद पत्थर एक मैग्नेट होता है, और वो उस मैग्नेट की मदद से स्टीम रूम की लोहे की सलियां खोलने की कोशिश करती है, मगर धीरे धीरे इस स्टीम रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके हाथ पैर पूरा सूजना शुरू हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे रेड होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए जब स्टीम रूम का टेम्परेचर 250 डिग्री हो जाता है तो तेज गर्मी के कारण सोनिया वहीं पर मर जाती है, और फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम हेनरी को देख पाते हैं और इस वक्त ये अपने नेक्स्ट एस्केप रूम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, और बेसिकली इनका प्लान ये होता है कि ये प्लेन को एस्केप रूम में बदल दे, और जो इसे टेस्ट कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि इस एस्केप रूम से बच के निकलने का सिर्फ 4% चांसेस है, जिसे सुनकर हेनरी कहता है कि ये तो काबिले तारीफ है और इस खेल में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो उसके ऑफिस से एक यूएसबी लेकर चला जाता है, और फिर हम यहीं पर हेनरी की बेटी क्लेर को भी देख पाते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि आजकल एस्केप रूम के सारे डिजाइन क्लेर बना रही होती है, और इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में जो हमने एस्केप रूम देखा था उसे भी हेनरी की बेटी क्लेर ने ही डिजाइन किया था, मगर उसे एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा होता है जिसके बाहर एक कांच का दरवाजा लगा होता है, और हेनरी उसे कभी भी बाहर जाने नहीं देता था, क्योंकि अगर क्लेर बाहर जाकर पुलिस या गवर्नमेंट को मिनोज एस्केप रूम के बारे में बता देगी तो इनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर, जो कि है बेन और जोई, और ये दोनों ही मैनहट्टन की फ्लाइट को पकड़ने के लिए निकले थे, क्योंकि उन बॉक्सेस में से डिकोड करके जो लोकेशन इन्हें मिली थी वो मैनहट्टन की ही थी। लेकिन तभी जोई को अपने मॉम के पुराने विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर वो एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी, और यही एक रीजन था कि जोई अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाती उस फ्लाइट के लिए। और फिर वो बेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और जिसके बाद में रात को रुकने के लिए वो एक होटल बुक करती है, मगर रात को सोते वक्त बेन को ऐसा लगता है कि वो इस वक्त भी एक एस्केप रूम में ही है, और धीरे धीरे उस रूम की छत कोलैप्स हो रही है, और फिर वो जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसे नींद से जगाती है और कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था, और जिसके बाद
बाद वो मिनोस की मेन लोकेशन पर जाने के लिए अगले दिन एक कार बुक करते हैं, मगर यहाँ पहुँचने पर ही इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। तो जोई बताती है कि इस लोकेशन को मैंने 2 दिन पहले मैप में देखा था और तभी मैंने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब बेन कहता है कि शायद से ये कोऑर्डिनेट्स गलत हो। तब जोई कहती है कि वो लोग नंबर्स में कभी गलती नहीं करते और तभी जोई वहाँ का लॉक तोड़कर अंदर जाती है और वहीं पर उसे एक आदमी दिखता है और वो उनसे कहता है कि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। ये दोनों ही उसे कुछ पैसे देने वाले होते हैं, मगर तभी वो शख्स जोई की गले से चेन खींचकर भाग जाता है और ये दोनों ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और ये शख्स भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर जोई अपने मॉम की आखिरी निशानी वो चेन लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। तभी वो शख्स उन्हें चकमा देकर ट्रेन में बिठा देता है और वहां से भाग जाता है और इस ट्रेन में जोई और बेन के अलावा 4 लोग और होते हैं। तभी बेन जोई से कहता है कि ट्रेन से उतरने के बाद हम उस चोर के बारे में पुलिस को कंप्लेन करेंगे और फिर उन्हें पता चलता है कि धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ रही है और ट्रेन के आगे का हिस्सा स्टेपनी को छोड़कर आगे चली गई है और ये कंपार्टमेंट खुद पे खुद चल रहा है। तभी जोई समझ जाती है कि ये एक एस्केप रूम है और हम फिर से उसी गेम में फंस चुके हैं और इसी के साथ मीनोस एस्केप रूम का पहला गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपसी बातचीत में उन्हें पता चलता है कि बाकी के 4 लोग भी कभी ना कभी इस गेम को जीत चुके हैं और फिर ये 6 लोग क्लूज को ढूंढना स्टार्ट करते हैं जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सके। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि अनजान वस्तु से दूर रहे और तभी जोई समझ जाती है कि ये एक क्लू है और वो इनके सीट के नीचे कुछ सामानों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और तभी उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एक तौलिया और हैंडल था और ये सभी अपने दूसरे क्लूज को ढूंढ ही रहे थे कि उस ट्रेन के डिब्बे में बिजली बढ़ती जाती है और हर एक लोहे की चीज में करंट आ जाता है और उन्हीं चारों में से एक शख्स होता है जिसका नाम होता है थियो और वो इन सबसे कहता है कि हमें एडवर्टाइजमेंट में लिखे हुए शब्दों को भी जोड़कर देखना चाहिए, शायद इसमें कोई क्लू हो सकता है। और एडवर्टाइजमेंट में देखने पर उन्हें कुछ अल्फाबेट्स मिलते हैं और तभी थियो को ड्राइवर कैबिन के वहाँ पर एक कॉइन बॉक्स दिखता है और उस कॉइन बॉक्स में उन्हें 9 कॉइन्स को डालना होता है और तभी जोई समझ जाती है कि वो अल्फाबेटिकल क्लू हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें ट्रेन के हैंडल्स को खींचना होगा और फिर वो सब कोई मिलकर एक एक करके उन हैंडल्स को खींचना शुरू कर देते हैं और तभी उन्हें अलग अलग अल्फाबेटिकल कॉइन्स मिलते हैं और फिर वो लोग एक एक करके सारे क्लूज को कंप्लीट कर देते हैं और फिर वो लोग सारे कॉइन्स को कलेक्ट करके एक एक करके उस कॉइन बॉक्स में डालना शुरू कर देते हैं और ये कंप्लीट करते ही ट्रेन के नीचे का डोर ओपन हो जाता है। मगर इसी बीच तेज करंट के कारण थियो की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये सब लोग एक अलग से रूम में पहुंच जाते हैं और उस रूम में पहुंचने पर ये सभी लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उनका नाम होता है रेचल, ब्रायना और नेथन। और इसके बाद ये लोग दूसरे एस्केप रूम में पहुंचते हैं जिसकी डिजाइन एक बैंक की तरह होती है और तभी ये लोग एक काफी बड़ी तिजोरी को देखते हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है। लेकिन उस रूम का रूल ये था कि अगर उनका पैर किसी गलत टाइल पे पड़ जाए तो वहाँ से लेजर लाइट निकलना शुरू हो जाएगी और उस लेजर लाइट की धार इतनी तेज होती है कि अगर कोई भी इंसान या कोई चीज उससे टकरा जाए तो वो उसे 2 टुकड़ों में बांट देगी। और तभी नेथन की नजर वहाँ पर पड़े कैंडी बॉल में जाती है जहाँ पर कुछ चाबियां थी और वो सब उन चाबियों की मदद से उस बैंक के लॉकर को खोलना शुरू कर देते हैं और तभी उन्हें 2 लॉकर मिलते हैं जिन पर सोनिया लिखा होता है और उन लॉकर में काफी ज्यादा हीरे भरे हुए थे, लेकिन उसकी धार इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसे छूने पर ही हाथ कट जा रहा था। और वहीं पर कुछ व्हाइट नोटों की गड्डी भी पड़ी हुई थी जिसे देखकर रेचल समझ जाती है कि ये कोई क्लू है जिन पर अगर हम खून का ड्रॉप डालें तभी वो हमें क्लू पता चलेगा और तभी हम उस क्लू को देख पाएंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और जब वो अपना खून उस व्हाइट गड्डी पे डालती है तभी वहाँ से एक नंबर उभर के आता है और वो नंबर सामने की तिजोरी का पासवर्ड होता है और उस तिजोरी को खोलने पर उन्हें एक ट्रांसपेरेंट मैप मिलता है जो कि उन टाइल्स की तरफ दर्शा रहा था जिस पर वो आसानी से पैर रखकर उस तिजोरी तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर इनके पास टाइम लिमिट होती है 10 मिनट का और उन्हें इस 10 मिनट में ही ये सब कुछ खत्म करना होता है। मगर इस तिजोरी का दरवाजा खोलने में ही उनका 5 मिनट बीत चुका था। नेथन सही टाइल्स पर पैर रखकर आगे बढ़ रहा था मगर गलती से उसका पैर एक गलत टाइल्स पर पड़ जाता है और तभी वहाँ से बहुत सारी लेजर लाइट निकलना शुरू हो जाती है जिससे वो वहीं पर घायल हो जाता है। लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स उसे अपने साथ लेकर 10 मिनट की टाइम लिमिट खत्म होने से पहले उस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 10 मिनट खत्म हो जाने पर वहाँ की सारी लेजर
लेजर लाइट एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से ये लोग तीसरे एस्केप रूम में पहुँच जाते हैं। और ये रूम एक बीच की तरह लग रहा था और तभी वहाँ पर ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है जिससे फोटो क्लिक करने पर एक छोटी सी तस्वीर बाहर आती है जिस पर लिखा होता है ड्रॉप योर एंकर एट आवर ग्लास बे। और अब इन्हें रेत में एक एंकर को ढूंढना था। और फिर हम देख पाते हैं कि वो कैमरा जो जमीन पर गिरा हुआ था उसे रेत ने निगल लिया। और इस रूम में काफी ज्यादा ढूंढने के बाद इन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसकी मदद से वो लोग रेत में धसे एंकर को ढूंढ पाते हैं। और तभी जोई को वहाँ पर 2 स्टैचू भी दिखते हैं और उसे कुछ शेल्स भी मिलते हैं। लेकिन तभी वो रेत एक्टिवेट हो जाती है और उन सबको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देती है। बाकी सब जैसे तैसे बच जाते हैं मगर रेचल उस दलदल में फंस जाती है। नेथन और बाकी सब उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं मगर उस रेत का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसे वो बचा नहीं पाते और रेचल अंदर फंस जाती है। नेथन नहीं चाहता था कि रेचल मर जाए, इसीलिए वो खुद उस रेत में कूद जाता है। वो रेचल को तो बचा पाता है मगर खुद उस रेत में दबकर मर जाता है। रूम के अंदर जाने पर इन्हें एक फ्रिज मिलता है और यही फ्रिज बाहर जाने का रास्ता होता है। लेकिन इस फ्रिज को चालू करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए उन्हें केबल चाहिए होता है। वहाँ पर उन्हें केबल तो मिल जाती है मगर उन्हें उस केबल का कॉर्ड नहीं मिलता। और उस कॉर्ड को ढूंढने के लिए जब जोई वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक लाइट हाउस दिखता है और वो उस लाइट हाउस पे चढ़ जाती है और सामने टेलीस्कोप से देखने पर उसे एक क्लू मिलता है जिस पर लिखा होता है आई कांट सी यू, मगर सी की स्पेलिंग SEE नहीं बल्कि SEA होता है, यानी कि पानी से जुड़ा हुआ कोई क्लू। और जब ये बात बेन को पता चलती है कि सी से रिलेटेड कोई क्लू है तब वो उन्हीं स्टैचू के पास जाता है जहाँ पर उन स्टैचूज की आंखों पर शेल पड़े हुए थे। और जैसे ही बेन उन शेल को निकालता है तो उसे वहाँ पर कॉर्ड मिल जाता है। ये कॉर्ड ब्रियाना को दे देता है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जोई को एस्केप रूम का एक दूसरा दरवाजा भी मिल जाता है। पहला रास्ता तो फ्रिज होता है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं मगर जोई को एक ऐसा रूम मिलता है जहाँ से एंट्रेंस किया जाता है। और इस एस्केप रूम का एक ट्रिक होता है जो कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसके फर्स्ट पार्ट में जब हमने टॉक्सिक गैस वाला एस्केप रूम देखा था तब गैस के खत्म हो जाने के बाद वहाँ की टीम मुर्दा लोगों को लेने के लिए आती है। और इससे हम समझ सकते हैं कि एस्केप रूम में टोटल 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा वो होता है जिससे कंटेस्टेंट इस रूम में एंट्री करते हैं जिसे एंट्रेंस रूम कहा जाता है। दूसरा दरवाजा वो जिससे वो बाहर निकल सकते हैं यानी कि एस्केप डोर, जिसे उन्हें क्लूज की मदद से ढूंढना होता है। और तीसरा दरवाजा एक सीक्रेट डोर होता है जिससे एस्केप रूम में काम करने वाले लोग अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में यही सीक्रेट डोर जोई को मिल जाता है, यानी कि क्लू को फाइंड करके रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलना तो एक रास्ता होता है मगर जोई को वो दूसरा दरवाजा मिल जाता है जहाँ से एम्प्लॉयज अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं। और इसी बीच बेन भी लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश करता है मगर उस लाइट हाउस की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाने लगती है और यही रीजन होता है कि बेन वहाँ पर रेत में गिर के मर जाता है। और यहीं पर जोई और रेचल बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए बाहर पहुँच जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग रियल वर्ल्ड में पहुँच चुके हैं और उन्हें इस एस्केप रूम के गेम को पार कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रियाना भागकर आती है और वो उन्हें कहती है कि हम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हैं उसे फिर से खोलो। लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका था, यानी कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं था, ये भी उन मीनोस के एस्केप रूम में से एक रूम था जहाँ पर ब्रियाना बताती है कि यहाँ पर हर 3 मिनट के इंटरवल पर एसिड रेन होती है और हमें यहाँ पर भी क्लूज को ढूंढकर इस रूम को पार करना होगा। फिर जोई को यहाँ पर एक छाता और एक चाबी मिलती है। फिर वो उस चाबी की मदद से एक ऐसा डोर ओपन करते हैं जिससे कि उसका रूफटॉप थोड़ा बाहर आ जाता है और जिस वजह से एसिड रेन उन पर नहीं गिरती। और वहीं पर उन्हें एक क्लू मिलता है जिसे सॉल्व करने पर वो एक पीसीओ के सामने आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक कॉल आने वाला है जो इन्हें अटेंड करना है मगर उनके मन में सवाल होता है कि उस पीसीओ को खोले कैसे, क्योंकि उसमें एक लॉक लगा होता है और जिसकी चाबी इनके पास नहीं होती। तभी रेचल को वहाँ पर एक बॉटल मिलता है और तभी ब्रियाना कहती है कि हो सकता है कि हमें इस एसिड रेन को इस बॉटल में इकट्ठा करके उसी की मदद से इस ताले को खोलना है। और जैसे ही 3 मिनट की टाइमिंग खत्म होती है वहाँ पर एसिड रेन होना शुरू हो जाता है और यहीं पर छाते की मदद से रेचल बाहर निकलती है और उस बॉटल में एसिड रेन को भर लेती है और उस एसिड की मदद से
वो लोग उस ताले को खोल देते हैं और तभी वहाँ पर फोन आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें फोन पर बोलना क्या है। और तभी जोई को एक और क्लू मिलता है जो कि सामने की दीवार पर लिखा होता है रिंग रिंग रिंग, यानी कि उस फोन के 3 बार रिंग होने पर ही उन्हें उस फोन को पिक करना था। लेकिन जब तक वो 3 बार रिंग होता तब तक 3 मिनट की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी और दोबारा से एसिड रेन शुरू हो गया था। लेकिन एसिड रेन गिरने के 10 सेकंड पहले ही वो फोन रिंग होता है और जोई उस फोन को उठा लेती है और फोन उठाते ही टैक्सी का दरवाजा खुल जाता है और जोई भागकर उस टैक्सी में बैठ जाती है। मगर रेचल और ब्रियाना उस टैक्सी के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि उसका डोर लॉक हो जाता है और तभी एसिड रेन गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर टैक्सी का सीट खुल जाता है और जोई अपने नेक्स्ट रूम में पहुंच जाती है। और फिर मीनोस की टीम यहाँ पर देखती है कि जो रूम उन्होंने डिजाइन किया है वहाँ पर जोई नहीं पहुँचती, वो तो कहीं और ही पहुँच जाती है। और ये सब कुछ देख के हेनरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जब हेनरी अपने टीम से बात करता है तो उसकी टीम उसे बताती है कि जो आपने यूएसबी लाकर दिया है उसने तो इस लोकेशन को ही चेंज कर दिया। ये सुनते ही हेनरी समझ जाता है कि ये काम उसके पुराने एम्प्लॉयर का है। अगर शुरुआत में आपको याद होगा तो हेनरी की टीम का एक मेंबर इसी यूएसबी को लेकर भाग रहा था, तो इस काम को शायद उसी ने किया होगा। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर गिरती है क्लेयर के सामने। और तभी क्लेयर उसे बताती है कि मैंने ही रूम्स के लोकेशन को चेंज किया और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और जोई यहाँ पर ये देख पा रही थी कि क्लेयर ही वो लड़की है जिसने आज तक के सारे पजल्स को बनाए हैं। और फिर क्लेयर जोई से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ही उतनी कैपेबिलिटीज है जो इस सारे पजल को सॉल्व कर सकती है और मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। इस डोर पर भी एक पजल लगा हुआ है और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम इस पजल को सॉल्व कर सको और मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। मेरे पास सिर्फ 3 ही मौके थे और उसमें से 2 को मैं यूज कर चुकी हूँ और अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया तो मैं इसी रूम में दब के मर जाऊंगी। लास्ट टाइम जब मैं इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी तब मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी कि मैं अकेले इस पजल को कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, यानी कि इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 लोग तो लगेंगे। और यही कारण है कि मैंने उस रूम की लोकेशन को चेंज किया और तुम्हें यहाँ पर बुलाया। जोई को क्लेयर की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्लेयर उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी यहाँ से निकलने के लिए तो मैं ये सारे राज जाकर पुलिस को बता दूंगी और फिर मीनोस का एस्केप रूम वाला प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जोई उसकी ये बात सुनकर मान जाती है। और तभी जोई को वहाँ पर स्क्रीन पर कुछ अल्फाबेट्स दिखते हैं और ये वही अल्फाबेट्स होते हैं जिससे इस डोर को अनलॉक किया जा सकता है। और फिर फाइनली जोई क्लेयर के डोर को अनलॉक कर देती है। उसके बाद क्लेयर और जोई वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे कि वहाँ पर हेनरी पहुँच जाता है और तभी वहाँ पर वो शख्स भी पहुँच जाता है जिसने क्लेयर की मदद की थी यूएसबी को चुराकर। और फिर उन दोनों में ही फाइट होती है और वो शख्स हेनरी को गोली मार देता है। और फिर मौका मिलते ही क्लेयर अपने पिता को उसी रूम में कैद कर देती है जिस रूम में उसे काफी सालों से कैद करके रखा हुआ था। और फिर जल्दी से ये दोनों सर्वर रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ के सारे सर्वर्स को ओवरराइड कर देते हैं और जिस वजह से बेन की जान बच जाती है। और बाहर निकलकर जोई सबसे पहले बेन के लिए एम्बुलेंस बुलाती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। और इस बार पुलिस के पास मिनोस के खिलाफ काफी ज्यादा सबूत इकट्ठा हो चुके थे। और वही हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने पिता हेनरी के पास आई होती है। और फिर क्लेयर अपने पिता को बताती है कि अब तक मैं सिर्फ आपके हाथों की कठपुतली थी मगर अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। और यहाँ पर क्लेयर की बातों से हमें ये समझ में आता है कि बचपन में क्लेयर जब अपने मॉम के साथ बाहर जाती थी तो उसे हमेशा चोरी करने की आदत होती थी और ये बात उसकी मदर सोनिया को पता चल गई थी और इसीलिए अपनी बेटी को सुधारने के लिए वो उसे अपने पति से दूर करना चाहती थी और उसे एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी। मगर क्लेयर के मन में बचपन से ही एस्केप रूम का प्लानिंग था और वो अपनी मॉम के साथ इन सभी कामों को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसके सारे बचपन के खिलौने पर ही ये सारे एस्केप रूम के पजल बेस्ड थे। और अब जब क्लेयर अपनी कैद से आजाद हो चुकी है तो वो अपने शैतानी दिमाग से और भी कई ज्यादा खतरनाक एस्केप रूम के प्लानिंग कर सकती है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि इस मूवी का 3rd पार्ट भी जल्दी ही रिलीज होगा। और इसी के साथ हमारे एस्केप रूम 2 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।